मेन चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो मेन क्वेश्चन है, आसान वाले क्वेश्चन को जल्दी गो थ्रू करेंगे, और जो मेन क्वेश्चन होंगे, जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे, हम उनको ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, सो हमारे पास ये पहले पेपर में आपको मैंने बताया था कि जो आपका हिस्ट्री का बेटा जो भी पेपर आएगा उसके अंदर आपको कितने डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आपको अपने हिस्ट्री के पेपर के अंदर बेटा 3 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। एक होगा आपका बेटा इंसर्ट, एक होगा आपका बेटा क्वेश्चन पेपर, और एक होगी आपकी बेटा आंसर बुकलेट। ओके, ये तीनों तीनों चीजें आपको मिलेंगी। अभी जो हमने खोला हुआ है हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा, इंसर्ट हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले पहले हमारा सोर्स ए 3 मार्क्स की होती है, हमने बात की हुई है। और सोर्स ए के अंदर हमने क्या करना होता है, जो एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमने उसको एज इट इज सोर्स ए से कॉपी करना होता है। अपनी तरफ से कोई भी हमने होशियारी नहीं करनी होती, जिसका मैंने आपको बताया है। ज्यादा कोई आपने हाई आईक्यू ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने की कोशिश नहीं करनी। जो एग्जामिनर ने पूछा है, जो उसका आंसर है, उसी को सोर्स में से एज इट इज हम क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट अपने आंसर के अंदर कर देंगे। ओके, ये हमारा क्या होता है, सोर्स ए का आंसर होता है। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछता है, अकॉर्डिंग टू सोर्स ए मीर कासिम increased the tax revenue for Bengal, identify 3 ways in which he did this। सोर्स ए के मुताबिक उसने कहा कि मीर कासिम ने बंगाल का टैक्स रेवेन्यू क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। 3 तरीके बताओ जिनके थ्रू उसने किया था। हमने सोर्स पढ़ना शुरू करी। पहली बात ये लिखी है कि मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल फ्रॉम 1760 टू 1763 was concerned about British corruption and the loss of tax revenue in Bengal। ये बात की है कि वो क्या कंसर्न है ब्रिटिश की हरकतों की वजह से और लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू की वजह से। अभी यहाँ पर कोई तरीका उसने नहीं बताया। फिर क्या हुआ, ही सेट अबाउट इंक्रीजिंग बंगाल्स टैक्स रेवेन्यू बाय फर्स्ट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रेंट फ्री लैंड। जो रेंट फ्री लैंड था, पहला काम क्या किया उसने, उसकी अमाउंट को कर दिया रिड्यूस। रेंट फ्री लैंड की अमाउंट को क्या कर दिया बेटा उसने, रिड्यूस कर दिया। तो तरीका नंबर 1 क्या हुआ, वे नंबर 1 क्या है, जिसमें वो रेंट फ्री लैंड की जो हमारे पास अमाउंट है उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या है, पहला तरीका जिसके थ्रू मीर कासिम ने बंगाल के अंदर टैक्स रेवेन्यू को क्या किया, इंक्रीज किया, नंबर 1। फिर क्या है, उसके बाद क्या किया, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लैंड टैक्स। जो रेट ऑफ लैंड टैक्स था, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले वो 100 रुपीज था, तो उसको बढ़ाकर कर दिया 120 रुपीज। ओके, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसने लैंड टैक्स के जो पैसे थे उनको बढ़ा दिया। फिर तीसरी बात क्या लिखी है यहाँ पे, ही ऑल्सो वार्न दैट एनीवन हु रिफ्यूज टू पे वुड बी एविक्टेड। एविक्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, निकाल देना, जगह से निकाल देना। तो बोला कि कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा हमारे पास टेनेंट जो कि रह रहा हो उस एरिया में और पैसे ना दे रहा हो, तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये क्योंकि यार लोगों को डराने के लिए, ताकि वो टाइमली क्या करें बेटा, अपना रेंट पे करें। तो ये क्या है, हमारे पास 3 तरीके हैं जिनके थ्रू क्या किया, मीर कासिम साहब ने बंगाल का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की। सोर्स ए 3 मार्क्स, इजी आंसर था, हमने इसको पूरा कर लिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट गिव मी थम्स अप सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। पासवर्ड में सोर्स नहीं है, वो उन्होंने रिमूव कर दी थी, मगर मेरे पास है। वो हमारे पास गवर्नमेंट ने रिमूव करवा दी थी सोर्स, तो अब नहीं होती है सोर्स, अब आपको मिलेगी नहीं वैसे सोर्स, मगर मेरे पास है तो आप यहाँ से ले लेगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, नो इश्यूज। ओके, अच्छा भाई, अब चलते हैं आगे। अब आता है बेटा हमारे पास सोर्स बी वाला क्वेश्चन। सोर्स बी वाले क्वेश्चन की एक छोटी सी है क्या बेटा, वो है क्या है कि हमने जब भी सोर्स बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो सोर्स बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने नीचे एक बार ये लाइन पढ़ लेनी है। ये जो लाइन है ये हमें क्या करेगी, ये जो नीचे सेंटेंस लिखा है बेटा, ये हमें गाइड करेगा। क्या करेगा, ये हमें गाइड करेगा किसके बारे में, अबाउट द सोर्स। ये जो लाइन है बेटा, ये हमें क्या कर रही होगी, गाइड कर रही होगी अबाउट द सोर्स। तो आज जो पढ़ लेते हैं इस लाइन के अंदर क्या बात हो रही है। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीटिंग बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम टू डिस्कस द ट्रेडिंग राइट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। सही है। पहली बात क्या है, मीटिंग हो रही है किसके दरमियान, मुगल एम्पायर शाह आलम टू और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, एक बात। और दूसरी बात क्या है, टू डिस्कस द ट्रेडिंग राइट्स, यानी कि ट्रेडिंग राइट्स के बारे में क्या होगी, यहाँ पर बात होगी कि कौन कितनी ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी को कितनी ट्रेड करना अलाउड होगी, उसके ऊपर कितना टैक्स देगी, कहाँ पर ट्रेड करेगी, कहाँ पर ट्रेड नहीं करेगी। ओके, ये बात है कुछ। फिर क्या लिखा है, पेंटेड बाय बेंजामिन वेस्ट अ ब्रिटिश अमेरिकन अमेरिकन आर्टिस्ट इन 1818। अब यहाँ पर एक मैसेज छुपा हुआ है। ये मैसेज क्या है कि ये जो पेंटिंग है बेटा, ये ब्रिटिश की कहीं भी डोमिनेंस से पहले की, अभी प्लासी भी नहीं हुई, अभी बुक्सार भी नहीं हुई, राइट।
अभी ना प्लासी हुई है ना बुक्सार हुई है। तो ब्रिटिश अभी कहीं पे डोमिनेंट नहीं है, ब्रिटिश ने कोई एरिया खुद से नहीं जीता है। ओके, तो ये जो सोर्स है उससे पहले की, यानी मुगल्स अभी क्या है, डोमिनेंट फोर्स है। मुगल जो है वो एक हमारे पास प्रॉपर इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और मुगल्स की एक पावर है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है सोर्स को सॉल्व करने से पहले। आज चलो चलते हैं और इस सोर्स को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बेटा आ गया क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे जल्दी से दोबारा अपना काम कर लेंगे। कैंडिडेट नेम हमने जल्दी से यहाँ पर लिख लिया। फिर सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर आएगा बेटा। सेंटर नंबर मैंने बोल दिया PK 0 0 0। कैंडिडेट नंबर 0 1 2 3। दोबारा बता रहा हूँ, घबराना नहीं है बेटा, ये दोनों आपको आपकी SOE स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में से मिल जाएंगे। सिलेबस कंपोनेंट बेटा सिलेबस 2059 है। कंपोनेंट पेपर 1 तो हम लिख देंगे 01। और इसका नाम है बेटा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब आते हैं बेटा हमारे पास सोर्स के ऊपर। सोर्स बी के मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट मैसेज डिड सोर्स बी इंटेंड टू गिव अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप। इसने इसको बोल्ड भी किया हुआ है, इसने वर्ड रिलेशनशिप को बोल्ड भी किया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है कि सोर्स को देख के, इस सोर्स को देख के हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल्स यानी शाह आलम टू के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। राइट, ये सब ये एग्जामिनर का हमसे क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया कि हम अपनी सोर्स बी के अंदर तीन चीजों को बेटा लिखते हैं। तीन चीजें क्या होती हैं, एक होता है बेटा हमारे पास सरफेस फीचर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है बेटा हमारे पास वैलिड इन्फेरेंस होते हैं, और एक होती है बेटा हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। इन तीन चीजों के ऊपर क्या होती है बेटा, हमारी पूरी सोर्स भी डिफाइन होती है। सरफेस फीचर, वैलिड इंफरेंस और कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। सरफेस फीचर का मतलब क्या है कि मैंने क्या देखा, सही है। वैलिड इंफरेंस का मतलब क्या है कि मुझे इसको देख के समझ में क्या आ रहा है। और कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज का मतलब होता है कि इसके थ्रू हमें कौन सा वाक्य क्या चीज याद आ रही है या किस चीज से हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, ये तीन चीजें क्या होती हैं हमारे पास इसके अंदर हमें लिखनी होती हैं। तो आज जो हमारे पास, पहले हम बात करते हैं बेटा अपने सरफेस फीचर्स की। तो मुझे इसके अंदर दिख क्या क्या रहा है। तो पहली बात तो मुझे ये दिख रही है कि शाह आलम, ये क्या है हमारे पास, ये जो बंदा बैठा हुआ है बेटा औरतों की तरह आलती पालती मारकर बैठा हुआ है सामने छोटे से स्टेज के ऊपर। ये क्या है हमारे पास, जैसा दुल्हन नहीं बैठी होती स्टेज के ऊपर शादी वाले दिन, उस तरह बैठा हुआ है। ये कौन है बेटा हमारे पास, ये शाह आलम 2 है। ये कौन है, ये हमारे पास शाह आलम 2 है। पहली बात तो ये। और इसके आसपास क्या है हमारे पास, देखो ये क्राउड से ऊपर बैठा हुआ है, ये क्राउड से ऊपर बैठा हुआ है। जिस तरह हमारे पास दुल्हन क्राउड से ऊपर बैठी हुई होती है, इस तरह शाह आलम 2 भी क्या कर रहे हैं बेटा, क्राउड से ऊपर बैठे हुए हैं। ये पहली चीज हमें देखने को मिलेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार। हाँ, तो पहली चीज क्या हमें देखने को मिल रही है कि शाह आलम साहब जो है वो सामने बैठे हुए हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि क्राउड से ऊपर बैठे हुए हैं, देखो सब नीचे है और ये ऊपर पालकी में बैठे हुए हैं। पहली बात तो हमें देखने को ये मिलती है। उसके बाद मैं क्या देख सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर EIC के लोग जो हैं, ये क्या है मेरे पास बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। देखो ये क्या है, EIC के लोग हैं। EIC के लोग हैं जो कि ड्रेस्ड इन रेड हैं, जो कि ड्रेस्ड इन रेड है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी खड़े हैं जो कि लाल कपड़ों में हमारे पास खड़े हुए हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो ये डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सचेंज हो रहा है। कोई डॉक्यूमेंट है जो कि इन दोनों के दरमियान आपस में एक्सचेंज हो रहा है। मुझे एक बात और पता चल रही है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कह सकता हूँ मैनी पीपल भी हैं यहाँ पर इन द मीटिंग। और उसके अलावा क्या बात कर सकते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्लैग्स भी हैं। ये एक फ्लैग है, ये एक फ्लैग है और ये एक फ्लैग है। तो मैं कह सकता हूँ फ्लैग्स भी यहाँ पर क्या है, मौजूद है। और देखो फ्लैग्स ना, ये देख रहे हो पॉइंटेड टिप्स, ये देखो पॉइंटेड टिप्स। तो फ्लैग्स जो है बेटा ये स्पेयर्स, यानी हमारे पास जो नेजा होता है उसके थ्रू क्या किया हुआ है, उनको रेस किया हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मुझे दिख रही हैं, तो जल्दी से मैं इनको क्या कर दूंगा, नोट डाउन कर दूंगा। तो लेट्स नोट डाउन दीज पॉइंट्स। तो मैंने क्या करी, पहली बात मैं बोलूंगा, शाह आलम 2 is sitting in the center। सही है, पहली चीज क्या है, सेंटर में बैठा हुआ है। फिर क्या है, ही इज सिटिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। दूसरी बात ये है हमारे पास। फिर क्या है, मैं बोल दूंगा
representatives from EIC are in red clothes. They are exchanging some डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इसको यहीं पर क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। ऑल दो मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर से सरफेस फीचर के तौर पे निकालनी थी, मगर स्टिल मैंने क्या किया है, कुछ बातें लिख दी हैं, मैं सारी बातें नहीं लिख रहा। अच्छा, अब याद रखो बेटा कि जब मैं अपनी सरफेस फीचर को मेंशन कर रहा हूँ अपने आंसर के अंदर, तो मुझे उसके अंदर एक चीज और ऐड करनी है। इससे पहले सरफेस फीचर लिखने से पहले मैं एक चीज की एडिशन और करूंगा। वो क्या होगी? वो ये होगी, वो ये लाइन होगी, आई कैन सी दैट। ये दो वर्ड मैंने, ये दो तीन वर्ड्स मैंने पहले लिखने हैं। अच्छा, अब वैलिड इन्फेरेंस क्या है? देखो, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा, सही, कोई लड़ाई वाला माहौल भी नहीं बना हुआ, तरीके से नॉर्मल तरीके से क्या हो रही है, डीलिंग हो रही है। तो पहली बात मैं क्या लिख सकता हूँ हमारे पास? पहली बात मैं लिख सकता हूँ, वैलिड इन्फेरेंस के अंदर लिख रहा हूँ मैं। ओके, मैं जरा इधर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि आप लोगों को इसके दरमियान अलग करने में आसानी हो। इनका रिलेशन क्या है? इनका जो रिलेशन है बेटा, रिलेशन इज पीसफुल। अगर रिलेशन पीसफुल नहीं होता तो नंबर वन पे क्या होता है हमारे पास? बहुत सारे यहाँ पे मिलिट्री के और आर्मी के लोग मौजूद होते हैं। पहला मसला क्या होता है? बहुत सारे मिलिट्री के और आर्मी के लोग होते हैं, गार्ड बहुत सारे होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो रिलेशन क्या है इनका? पीसफुल है। सही, उसकी बात क्या है हमारे पास? इट इज बेस्ड ऑन, इनका जो रिलेशन है बेटा आपस में, इट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपस में दे रहे हैं तो प्रॉपर इनका कोई लिखा हुआ रिलेशन है आपस में। लिखत पढ़त में क्या हो रही है, बात हो रही है, कोई जबानी कलामी बात नहीं हो रही, विच मीन्स कि इनका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा हमारे पास कह सकते हैं प्रोफेशनल है। क्या है? काफी ज्यादा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, जिसमें ये लोग डॉक्यूमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूँ हमारे पास द रिलेशनशिप इज वेरी प्रोफेशनल। क्या है? काफी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है इनका आपस में। रिलेशनशिप क्या है बेटा? काफी प्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं होता हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होता? हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बात हो रही होती, कोई डॉक्यूमेंट्स बीच में इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, उसके बाद मैं कह सकता हूँ हमारे पास शाह आलम टू हैज ग्रेटर पावर इन रिलेशनशिप। ये वाली बात मैंने क्यों लिखी बेटा? ये वाली बात लिखने की दो वजह है। ये वाली बात लिखने की दो वजह क्यों है? पहली वजह ये है कि देखो, पहली वजह यह है कि यहाँ पर ब्रिटिश शाह आलम टू के पास आए हैं, शाह आलम टू ब्रिटिश के पास नहीं गया, नंबर वन। और नंबर टू ये कि देखें आप लोग कि शाह आलम टू जो है बेटा, एक मिनट, हाँ, शाह आलम टू जो है बेटा, वो क्या है? वो हमारे पास ऊपर बैठा हुआ है। शाह आलम टू जो है वो हाई ग्राउंड पे बैठा हुआ है और ब्रिटिश जो है वो खड़े में। राइट? शाह आलम टू इज सिटिंग ऑन अ हाई ग्राउंड एंड ब्रिटिश आर स्टैंडिंग। इन दो चीजों की वजह से हमें पता चल रहा है कि ब्रिटिश जो है वो हमारे पास यहाँ पर लेसर है रिलेशनशिप में, और जो शाह आलम टू है वो एक ज्यादा बड़ी पावर है, ग्रेट अथॉरिटी वाला बंदा है इन दिस रिलेशनशिप। ये होगा बेटा हमारे पास वैलिड इन्फेरेंस। अब बात कर लेते हैं कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की, कि इसको देख के हमें समझ में क्या आ रहा है। मैं बता रहा हूँ हमारे पास कि हमें ब्रिटिश और शाह आलम टू के रिलेशनशिप से हमें एक बात पता चली थी। वो क्या थी? कि ब्रिटिश डिफीटेड शाह आलम टू इन बैटल ऑफ बुक्सार। एक बात तो मुझे ये याद आई कि ब्रिटिश ने शाह आलम टू को बैटल ऑफ बुक्सार में हराया था। उसके बाद क्या हुआ था? दे ऑल्सो साइन दीवानी राइट्स आफ्टर द बैटल। ये क्या है? दो तीन चीजें हमें ब्रिटिश और शाह आलम टू के रिलेशन के अंदर याद आती हैं। तो क्या हुआ बेटा हमारे पास? अब देखो, मैंने जब सरफेस फीचर बेटा मैं अपने आंसर के अंदर मेंशन करूंगा तो मैं लिखूंगा आई कैन सी दैट। फिर जब मैं वैलिड इन्फरेंस लिखूंगा बेटा, तो मैं लिखूंगा, दो वर्ड्स हैं आपके पास, आप उनके जरिए इसको लिख सकते हैं। एक तो है, एक तो लिख सकते हैं आप बेटा, आई कैन इन्फर। ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं बेटा, आई कैन
अंडरस्टैंड, ये दो लाइनें आप लिख सकते हैं, सही है। अब फिर क्या करेंगे, कॉन्टेक्सुअल नॉलेज जब मैं लिखने लगूंगा बेटा, तो कॉन्टेक्सुअल नॉलेज के अंदर मैं जब शुरू करने लगूंगा अपने आंसर के अंदर, तो मैं लिखूंगा दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, और फिर आगे मैं अपनी सारी बात लिखूंगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखना है, बसा के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस आउट बेटा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके, नाउ मैं आप लोगों को क्वेश्चन पाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। इसके पार्ट बी और पार्ट 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 सी और पार्ट डी की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ये पार्ट सी जो है बेटा, ये तो आप लोगों ने जिंदगी में बहुत बार खुद भी सॉल्व किया होगा, मॉक्स में भी बहुत बार आया होगा कि हमारे पास व्हाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इन्वॉल्व इन सब कॉन्टिनेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन्वॉल्व क्यों हुई। मैं इसका आंसर यहीं पे करवा रहा हूँ, P1, P2, P3। नंबर वन बताऊंगा बेटा मैं। नंबर वन बात क्या है, पहली बात तो ये ट्रेड के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मार्केट है बेटा वो क्या है, बहुत बिग है। इंडिया की जो मार्केट है वो क्या है, बहुत बिग है। तो यहाँ पर ब्रिटिश अपने गुड्स को आराम से सेल कर कर मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। पहले पैराग्राफ में आप ये वाली सारी बात समझाएंगे। ओके, बहुत सिंपल पॉइंट है ये, प्लीज इसमें मुझे आप तंग मत करेगा। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास पैराग्राफ 2 की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल की क्या है बेटा, अवेलेबिलिटी है। ओके, इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, और ब्रिटिश के पास हुआ है बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। तो इनको क्या चाहिए, वहां पर रॉ मटेरियल्स चाहिए, और इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल्स बहुत है। तो क्या होगा, ये यहाँ वहां से यहाँ से रॉ मटेरियल बेटा करेंगे वहां पर, रॉ मटेरियल्स को करेंगे बेटा ये इम्पोर्ट, और उस रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करने के बाद ये बनाएंगे चीप प्रोडक्ट्स, और फिर उनको ये वर्ल्ड वाइड क्या करेंगे, इन चीप प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड सेल करेंगे। और यहाँ पे आप बेटा अपने टीचर्स का जो फेवरेट जुमला उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कि गोल्डन स्पैरो है इंडिया वाला जुमला आप लिख सकते हैं, कोई मस्ती वाली बात नहीं है, लिख दें आप उसको, सही है। जो आप में से बहुत सारे हो रहा होगा सर आपने यहाँ पे गोल्डन स्पैरो नहीं लिखा अब तक, तो वो आप लिख देगा। ओके, वो आप लिख सकते हैं, P1 या P2 में से किसी में लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या है तीसरी चीज, अच्छा एक बात और याद रखना कि यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। जब ये बात करूंगा ना मैं रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की बेटा, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के अंदर मैं बताऊंगा कि हमारे पास जैसे कि स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, मैं मेंशन करूंगा। ओके, ये चीज जरा समझ लेना। और उसके बाद क्या है हमारे पास, क्या है, ब्रिटिश चाहते थे कि यहाँ पे क्या उनकी एक स्ट्रेटेजिक बेस हो, स्ट्रेटेजिक बेस हो उनकी, नंबर वन। और क्योंकि यहाँ पर बेटा वार्म सी है, तो ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं इन सेंट्रल एशिया, सही है। ये वाली बात को भी फिर हम आगे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत सिंपल पॉइंट्स है बेटा, इनमें मैं टाइम ज़ाया करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये आप लोगों ने आंसर ही बहुत बार अटेम्प्ट किया हुआ होगा। उसके बाद एक और इजी क्वेश्चन आता है इसका पार्ट, क्वेश्चन वन तो इसका बहुत हलवा था, लिटरली इतना हलवा क्वेश्चन वन बहुत कम आता है। और अगर इस तरह क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पेपर में आ गया, तो याद रखेगा भाई थ्रेशोल्ड बहुत हाई हो जाएगा। दुआ क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वन आए वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, ना बहुत इजी हो ना बहुत हार्ड हो, क्योंकि अगर बहुत हार्ड आ जाएगा तो फिर आप लोगों का जो थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल जमीन के पास आ जाएगा बेटा। अगर बहुत इजी हुआ तो फिर 120 तो क्रॉस हो जाएगा थ्रेशोल्ड। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन इस साल आ गया मई जून 26 में, तो थ्रेशोल्ड आपका 120 प्लस जा रहा है फॉर ए स्टार। ये बात आप मेरी अभी नोट्स लिख के रख लें। दुआ करें कि सेक्शन 3 या 2 से कोई आपका क्वेश्चन आए और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ना हो। मोस्ट प्रोबेबली जो आप सेक्शन अपने जो क्वेश्चन में फंसेंगे तो वो उसका पार्ट सी होगा, 7 मार्क्स होगा। बच्चे उसी के अंदर फंसते हैं, उसी के अंदर सारे मार्क्स वो अपने डिस्ट्रॉय करते हैं, वरना ए बी और डी तो आप लोग कर लेंगे। चाहिए तो पार्ट सी याद रखिए, दुआ करेगा कि पार्ट सी आप लोग का आसान है, और बहुत आसान भी ना हो बहुत मुश्किल भी ना हो, क्योंकि दोनों सिचुएशन में क्या है आपके लिए बुराई है। क्योंकि 123 पे अगर ए स्टार बनना शुरू हो गया बेटा, तो मेरा नहीं ख्याल आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ए स्टार को अचीव कर पाएंगे, फिर ए वाली कैटेगरी बहुत बढ़ जाएगी। और जब ए में थ्रेशोल्ड बढ़ता है तो फिर आपके पास बी और सी का थ्रेशोल्ड और हमारे पास क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो दुआ क्या करनी है, दुआ ये करनी है कि हमारे पास क्या हो भाई, हमारे पास सवाल जो है क्वेश्चन वन जो है वो नॉर्मल है, ऐसा है कि जो अच्छी तैयारी वाले बच्चे हैं उसको आराम से सॉल्व कर सकें, और जो एक रात पहले पढ़ कर गए उनके लिए फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मसला हो जाएगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा भाई, अब आते हैं क्वेश्चन डी के ऊपर। क्वेश्चन डी, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। पहली बात, पहली बात यह है, पैराग्राफ 1 किसके बारे में बनाऊंगा सर, पैराग्राफ, एग्जामर से फड्डा नहीं करना हमने। ओके, एग्जामर हमारा दोस्त है, भाई है, यार है। एग्जामर को हम बोलेंगे हम तो बचपन में साथ खेलते थे, तो याद करो हमारी दोस्ती। तो जो उसने सवाल में कॉज दिया है,
जो उसने सवाल में कॉज दिया पैराग्राफ 1 में, वही कॉज लिखूंगा। मैं एग्जामिनर के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, उसको खुश करूंगा मैं। ओके, उसको मैं क्या करूंगा, खुश करूंगा। तो हम एग्जामिनर को खुश करने के लिए क्या करेंगे, सवाल क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ये क्या है बेटा हमारे पास आंसर का कीवर्ड है। ये क्या है आंसर का कीवर्ड है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वर मोर सिग्निफिकेंट देन द इकोनॉमिक फैक्टर्स इन द कॉजिंग ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये मेरा क्या है, सेकंड कीवर्ड है। बेसिकली एग्जामिनर ने क्या कहा है मुझे, एग्जामिनर ने मुझे कहा है कि क्या करो, कंपेयर करो दो चीजों को। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर दो चीजों को कंपेयर करना है यहाँ पर। क्या दो चीजें एग्जामिनर ने बोली मुझे, एग्जामिनर ने मुझे बोला कि मैं कंपेयर करूंगा बेटा, मैं कंपेयर करूंगा इकोनॉमिक फैक्टर्स और फिर हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके, इन दोनों का करना है हमने कंपैरिजन अपने आंसर के अंदर। तो P1 तो इजी मेरा, जो उसने मुझसे पूछा है, P1 तो बेटा मेरा आ जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। P1 क्या होगा बेटा मेरा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स होगा, क्योंकि वही चीज उसने मुझसे क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है, तो हम एग्जामिनर के अगेंस्ट नहीं जाते, हमने बात बता दिया। तो मैं बताऊंगा यहाँ पर P1 में पूरा का पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप इसके अंदर किसी को कोई मसला नहीं होगा, सबको पता ही होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या है। ये बहुत बेसिक चीज है, अगर इस टाइम पे आपको नहीं पता बेटा, तो फिर आप मेरी वर्कशॉप में आ जाएगा। इससे अच्छा जवाब मेरे लिए कोई नहीं है। अच्छा भाई, P1 में हम लिख देंगे बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, उसके बाद आएंगे हम लोग P2, P3, P4। अभी मेरे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या है, जगह है, मैंने अभी एक ही पॉलिटिकल फैक्टर क्या है मेंशन किया है, मगर उसके बाद क्या उसने मुझसे पूछा है इकोनॉमिक फैक्टर बताओ। इकोनॉमिक फैक्टर में मेरे पास पहला ये क्या है, मैं इसके अगर मेंशन भी करता हूँ बेटा, ये है पॉलिटिकल। सही है, ये क्या है मेरे पास पॉलिटिकल। अगर मैं जाऊं सर इकोनॉमिक के अंदर, तो इकोनॉमिक के अंदर पहली चीज क्या होती है हमारे पास, मिलिट्री फैक्टर के अंदर हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर आता है लो सैलरीज और नो एज ऑफ रिटायरमेंट वाला पॉइंट। ये क्या होगा मेरे पास, इकोनॉमिक फैक्टर बनेगा, पूरा मैं समझाऊंगा इसको। फिर मेरे पास P3 के अंदर अगर मैं मुझे बेटा जाता हूँ, तो P3 के अंदर मैं क्या बात करूंगा, P3 के अंदर मैं बात करूंगा हैंड मेड लोकल इंडस्ट्री को, जिस तरह ब्रिटेन की हमारे पास इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस क्या होगा बेटा, जॉबलेस हो गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक और इकोनॉमिक मेरे पास फैक्टर बन जाएगा। सही है। अब मैं आता हूँ, एक और बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ सर पॉलिटिकल में अगर मैं एक बात और कर सकूं या दो बातें और कर सकूं, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा पॉलिटिकल में हम एक और बात क्या कर सकते हैं, हमारे पास मिस ट्रीटमेंट ऑफ मुगल्स, जिसमें बताएंगे कि बहादुर शाह जफर को बेटा क्या किया था हमारे पास, उनका जो महल था वहां से निकाल के कहाँ भेजा था, ये वाली सारी बात कर देंगे। सही, कुतुब मीनार भेजा था, ये सारी बात कर सकते हैं, लाल किला से निकाल कर कुतुब मीनार भेजा था। तो ये क्या है हमारे पास, एक और पॉलिटिकल फैक्टर है। और अगर मेरे पास तो कंटेंट ज्यादा है, तो मैं इसमें P5 भी बना सकता हूँ बेटा। और मेरा P5 क्या बन सकता है यहाँ पर, मेरा P5 बन सकता है कि हमारे पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिविल सर्विसेज। ये वाली बात मेरा एक और क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर बन जाएगा। सही है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, 5 पैराग्राफ्स मोर देन इनफ है। और फिर मेरे पास क्या होगा, पैराग्राफ 6 में मैं बता दूंगा बेटा अपना कंक्लूजन। पैराग्राफ 6 क्या होगा बेटा मेरा, कंक्लूजन होगा, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्टेन पॉलिसी। ये बात याद रखेगा। मेरी अभी थोड़े दिन पहले जो सीआई के ट्रेनर है उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि एग्जामिनर जो पिछले 1-2 साल से जो बहुत चीज जज कर रहा है, वो आपकी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा आपकी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या होती है बेटा, यही कि इस इवेंट का इम्पैक्ट क्या है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप जो हैं, जो नहीं भी हो बेटा, तो अपने दोस्तों को बताएगा जरूर इस बात को, मैसेज को पहुंचा सकते हैं जितनों को पहुंचाएगा, कि आपने अपने आंसर के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1 और उन पॉलिसीज का इम्पैक्ट नंबर 2, इन दो चीज़ों को बेटा लाजमी मेंशन करना है, इन दो चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन से, आपके कंटेंट से ज़्यादा मांगता है कि इस इवेंट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और ये इवेंट जो है, जो सवाल में उसने पूछा है, उसको किस तरह रिलेट कर रहा है उसके साथ।
ये दो चीजें जो है एग्जामिनर की बहुत ज्यादा इस बार क्रिटिकल हैं, बहुत ज्यादा एग्जामिनर की कोशिश होगी कि वो आपको इन चीजों पे जज कर रहा होगा। तो प्लीज मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों का बहुत ख्याल रखेगा, अपने आंसर के अंदर इनको जरूर मेंशन करेगा। और जितनी डेवलपमेंट आप इम्पैक्ट के ऊपर कर सकते हैं बेटा उनको जरूर करेगा, क्योंकि इसके ही मार्क्स हैं इस साल। सही है, तो मुझे खुद ट्रेनर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई, तो मैंने आपको मैसेज कन्वे कर दिया, प्लीज इस चीज को बहुत फोकस करेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन वन क्या होता है बेटा, डन होता है, जल्दी से मैं आप लोगों के मैसेजेस और क्वेरीज देख लेता हूँ। अच्छा भाई, आ जाओ, अब चलते हैं आसान। अच्छा, मैं आसान वाले क्वेश्चन ही करूंगा अब। मैं अब सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन करूंगा जिनमें आप लोग फंसते हैं। सही है, ये 4 मार्क डिस्क्राइब लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, ये मैं नहीं कर रहा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, पता है आपको, सर से हमें खाने निकाला था, पैम्फलेट था। आसान सी बात है, जो काम के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं। अच्छा भाई, ये वाला सवाल, ये आप लोग फंसते हैं इसमें भाई, एक्सप्लेन व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। तो आ जाओ इस सवाल को देख लेते हैं जरा। एक्सप्लेन व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। यहाँ मैंने इसको निकाल के रखा था अलग से भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों बनाया गया, इस बात का जवाब हमारे पास बहुत आसान सा है। पहली बात समझ लो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने की जो सबसे मेन वजह हमारे पास वो ये थी कि कोई हमारे पास ब्रिटिश के दरमियान और इंडियंस के दरमियान कोई ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या कर रही है, ऐसा ब्रिज एक्ट कर रही है। ब्रिज बनी हुई है जो कि हमारे पास इंडियंस की बात ब्रिटिश को पहुंचा रही है और ब्रिटिश की बात इंडियंस को पहुंचा रही है, कि दोनों की क्या मेंटेलिटी है, दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बात तो हमारे पास ये आएगी। उसके बाद क्या है, जब इंडियंस की अपनी पार्टी बन गई तो इंडियंस की नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट हो गई कि भाई हम एक कौम है और हमारी ये पार्टी है जो कि हमें रिप्रेजेंट करती है। तो अब इंडियंस जो है जब ब्रिटिश के सामने जाएंगे तो उनकी एक पावर होगी कि वो बता रहे हैं कि भाई ये हमारी पार्टी है जो कि हमारे सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है और हमारी ये क्या है, डिमांड्स है। दूसरी वजह बेटा इसकी ये है। और तीसरी वजह क्या है कि हमारे पास लोगों को एजुकेट किया जा सके कि हम ब्रिटिश से ताकत किस तरह लेंगे, ब्रिटिश से रिफॉर्म्स किस तरह लेंगे, ब्रिटिश से हम लोग मोर राइट्स किस तरह लेंगे, इस बारे में लोगों को एजुकेट किया जा सके। इसलिए क्या बनी हमारे पास बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। बहुत सिंपल से इसके क्या है, पॉइंट्स हैं। तो आज जो पहली बात मैं बताऊंगा हमारे पास क्या हो सकेगी। पहली वजह क्या है, हम बताएंगे टू क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडियंस के हु दे आर, व्हाट दे वांट फ्रॉम ब्रिटिश। तो बेसिकली क्या करेगी, इनकी डिमांड जो है, जो इंडियंस की डिमांड्स है उनको क्या कर रही होगी बेटा, ये हमारे पास ब्रिटिश के सामने रख रही होगी। एक बात तो है कि इंडियंस को एज अ होल, यानी कि ये इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी एज अ होल, एक रिप्रेजेंट कर रही होगी पूरे इंडियंस को, एक बना के रिप्रेजेंट कर रही होगी। एक बात तो इसके अंदर ये होगी। दूसरी बात क्या कर सकता हूँ बेटा इसके अंदर मैं, तो जरा हम आगे कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं क्या करूंगा, हमारे पास क्या करेगी, टू यूनाइट इंडियंस। इंडियंस के अंदर क्या आता है बेटा, याद रख लोगे, जब भी वर्ड इंडियंस यूज हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम्स की। तो इंडिया से क्या कर रही है, यूनाइट कर रही है अगेंस्ट ब्रिटिश। तो क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज वन अगेंस्ट ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एंड काउंटर देम, एंड काउंटर देम। एक बात ये हो जाएगी। और इसके बाद मैं एक और बात करूंगा बेटा, एक और बात क्या होगी इसके अंदर कि मैं बताऊंगा कि ये क्या है हमारे पास, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश। तो क्या होगा, दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से, एक्सपेक्टेशन जो है दोनों की, ब्रिटिश की इंडियंस से और इंडियंस की ब्रिटिश से, उनको क्या करेगी, कन्वे करेगी। और इंडियंस को एजुकेट भी करेगी कि हमने क्या करना है, हाउ टू हाउ टू हमारे पास कम्युनिकेट विद ब्रिटिश एंड हाउ टू प्रेजेंट योर एंड हाउ टू प्रेजेंट योर डिमांड्स। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास वजह जिनकी वजह से क्या हुई, कॉजेस
फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत सिंपल सा आंसर है, कोई इतना रॉकेट साइंस वाला नहीं है, मगर आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब आते हैं एक और सवाल हमारे पास आता है, द मुगल एम्पायर, easiest question. The Mughal Empire declined because its military power ended because its military power declined. How far do you agree with this statement? तो बेटा हमें पता है कि इसके अंदर क्या होगा, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। P1 क्या होगा बेटा मेरे पास, मिलिट्री कॉज होगा, इसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हमें पता ही है। P2 में बेटा हम लोग लिख देंगे सक्सेशन डिस्प्यूट आ जाएगा। P3 में बेटा हमारे पास आ जाएगी लार्ज एम्पायर आ जाएगी बेटा। P4 में आप बात करते हैं बेटा किसकी, वीक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर दें। और P5 में बेटा अनवर्दी सक्सेसर्स की बात कर दें। और P6 में आप अपना कंक्लूजन लिख दें। यहाँ पर आपका ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत इजी सा आंसर है। आई डोंट थिंक हमें इस सवाल के अंदर इतना टाइम ज़ाया करने की जरूरत है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेरी है बेटा चैट में लेके पूछ लें, मैं आप लोगों के अभी देख लेता हूँ क्या। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, डिस्क्राइब कम्युनल अवार्ड। नहीं कर रहा बेटा मैं, आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलर डेपुटेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिर आते हैं हमारे पास पार्ट सी आता है इसका, या फिर मैं सिमिलर डेपुटेशन वाला क्वेश्चन करा दूं, जल्दी बताओ मुझे। शुड बी और शुड बी नॉट। थम्स अप, थम्स अप, अगर चाहिए तो बताओ जल्दी, थम्स अप, फास्ट फास्ट जल्दी बताओ मुझे। सिमिलर डेपुटेशन वाला क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलर डेपुटेशन वाला। ओके ओके ओके, करा रहा हूँ करा रहा हूँ। आ जाओ भाई, इसको लेके चलते हैं जरा नीचे, इसके बारे में बात करते हैं फिर हम लोग। ओके भाई, क्वेश्चन 3 पार्ट बी है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलर डेपुटेशन। क्वेश्चन 3 पार्ट बी। क्वेश्चन 3 पार्ट बी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलर डेपुटेशन। अब भाई सिमिलर डेपुटेशन के बाद ये बात याद रखना कि इस सवाल के अंदर एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछा कि सिमिलर डेपुटेशन क्या थी, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। अब इसकी इंपॉर्टेंस दो जगह पे हो सकती है, तीन जगह पे हो सकती है। नंबर 1 हो सकती है मुस्लिम्स के लाइफ में या मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और एक इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी हमारे पास हिंदूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीन इंपॉर्टेंस इसके हमारे पास बन सकती हैं, इसके अलावा इसके अंदर कोई बात बन नहीं सकती। तो आ जाओ, पहली बात क्या होगी हमारे पास, सिमिलर डेपुटेशन थी क्या भाई, जल्दी बताओ जरा मुझे। सिमिलर डेपुटेशन कब हुई थी यार, जल्दी से बताओ जरा मुझे। देखो तो आप लोग के बारे में क्या, इसके बारे में आप लोगों के ख्याल आते हैं, याद भी आप लोगों को, आप लोग से वैसे ही। सही है सही है, सही पता है आप लोगों को पता है, ओके। अच्छा भाई, हमारे पास क्या हुआ सिमिलर डेपुटेशन का, अगर मैं पैराग्राफ 1 की बात करूंगा, अगर मैं पैराग्राफ 1 की बात करूं, तो क्या हुआ, बहुत टाइम बाद क्या हो रहा है सिमिलर डेपुटेशन के अंदर, बहुत टाइम बाद मुसलमानों की, मुस्लिम्स की और ब्रिटिश की जो ताल्लुकात है वो क्या हो रहा है, अच्छे हो रहे हैं। सही है, तो क्या हुआ हमारे पास, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्या हुआ हमारे पास, रिलेशंस बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन रिलेशंस इंप्रूव होने की वजह से क्या हो रहा है, इन रिलेशंस इंप्रूव होने की वजह से मुस्लिम्स को अब कांग्रेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, लेस रिलाई करना पड़ेगा फॉर द राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या होगा, हमारे पास सोर्स या फिर कॉज कह सकते हैं, सोर्स या कॉज जो भी कह लो, सोर्स या कॉज ऑफ प्रोस्पेरिटी इन फ्यूचर बनेगा। ओके, एक पैराग्राफ तो ये बन जाएगा। सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैं बात करूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस हमें क्या कहाँ देखी, इसकी इंपॉर्टेंस हमें ये देखी कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश क्या होगा हमारे पास, मोर कंफर्टेबल हो गए किसके साथ,
मुस्लिम्स के साथ, और ब्रिटिश ने मुसलमानों को बेटा डिसाइडेड डिसाइडेड टू गिव मोर राइट्स टू द मुस्लिम्स। और इसकी एग्जाम्पल हमें क्या मिलती है? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर वेयर क्या हुआ, जिधर ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या किया बेटा, हाईली ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या किया, मैं हाईली यहाँ पर क्या किया, फेवर किया मुस्लिम्स को, राइट। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिर पैराग्राफ 3 के अंदर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास अच्छा यहाँ पे एक बात और भी कर सकते हैं कि मोर कंफर्टेबल विद मुस्लिम्स होगा, और क्या कर दिया, और एज अ काउंटर एज अ काउंटर फॉर हिंदूज, क्योंकि हिंदूज की पॉलिटिकल डोमिनेंस काफी बढ़ गई थी ना, तो उसको भी काउंटर करना है, राइट। तो मुसलमानों को राइट्स देकर हिंदू को काउंटर किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ओके। अच्छा P3 के अंदर मैं क्या बात कर सकता हूँ, P3 के अंदर मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम बेटा मुस्लिम्स की यहाँ पर क्या हो रही है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स की सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसका फायदा क्या हुआ, जिसका फायदा ये हुआ कि इससे मुस्लिम्स को क्या मिला बेटा, इससे मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस मिला। और इस कॉन्फिडेंस के अंदर क्या हुआ, हमारे पास 1906 में क्या हो गई बेटा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म कर लिया हमने। जिसके बाद क्या हुआ, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या बनती है बेटा, हमारे पास आगे जाकर पाकिस्तान मूवमेंट चलाती है। और इस पाकिस्तान मूवमेंट के बाद हमारे पास क्या होता है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान होती है। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम सिमला डेप्यूटेशन, ओके। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास 3 पैराग्राफ बनेंगे सिमला डेप्यूटेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मोर देन एनफ कंटेंट है। आते हैं अब इसके क्वेश्चन सी के ऊपर। तो ये कांग्रेस रूल के बारे में है बेटा, क्वेश्चन सी कांग्रेस रूल के बारे में सवाल देख लो। टू व्हाट एक्सटेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम बेटा क्या बन जाएगा, मेरा यहाँ पर कीवर्ड बन जाएगा। ये क्या है बेटा, हमारा कीवर्ड है। वाज द मेन रीजन व्हाई कांग्रेस रूल वाज अनपॉपुलर, ये मेरा कीवर्ड नंबर 2 है। व्हाई द कांग्रेस रूल वाज अनपॉपुलर विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये क्या है मेरे पास कीवर्ड, सेकंड कीवर्ड है। अब जल्दी से P1, P2, P3, P4, P5, P6। P1 वंदे मातरम, P2 हमारे पास बन जाएगा टायरेनी के ऊपर, P3 विद्या मंदिर हो जाएगा, P3 हमारे पास विद्या मंदिर हो जाएगा, P4 हमारे पास 3 कलर्ड फ्लैग हो जाएगा, है ना भाई। 3 कलर्ड फ्लैग वाला मसला भी तो था, इसको हम लिख देंगे P3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 कलर्ड फ्लैग हो जाएगा। और फिर क्या हमारे पास P5 वर्दा स्कीम हो जाएगी, और P6 मेरा कंक्लूजन हो जाएगा, एज इजी एज इट कैन गेट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सही है। अच्छा भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। 1 यूनिट स्कीम किसने इंट्रोड्यूस की थी, इसके अंदर मिर्जा ने इंट्रोड्यूस की थी। ईस्ट पाकिस्तान 1 यूनिट, वेस्ट पाकिस्तान यूनिट 1 यूनिट। इजी क्वेश्चन, ये वाला सवाल हम नहीं करेंगे। पार्ट बी है, व्हाई डिड ईस्ट पाकिस्तान सॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। सवाल बहुत आसान है ये सवाल 14 मार्कर पे आता तो कॉजेस फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश बन जाता। तो ये सवाल बेसिकली क्या है, ये सवाल कॉजेस फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश ही है, कॉजेस फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश ही है, बट इन 7 मार्क्स, ओके। तो मेरे पास क्या है, तीन तीन कॉज में बता दूंगा। 3 कॉज नंबर 1 में बता दूंगा, P1 में मैंने दूंगा पॉलिटिकल कॉज, P2 में आ जाएगा बेटा मेरे पास इकोनॉमिक कॉज, और P3 में मैं लिख दूंगा सोशल कॉज। ये बहुत आसान है, प्लीज डोंट टेल मी कि सर ये हमें नहीं आता, ये तो बहुत आसान है। सही है, तो इसको हम लोग आराम से यहाँ से आंसर कर सकते हैं। अच्छा फिर ये सवाल आता है, पाकिस्तान हैड गुड रिलेशन विद चाइना सिंस 1947, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इसमें पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन लिखते हैं बेटा। तो पैरा अच्छा मैंने फिर दोबारा बताता हूँ, मैंने ये बात की थी, मैं इसका आंसर आप लोगों को लिखा लिखा ग्रुप में भेज दूंगा, एक बात तो हो जाएगी। मगर याद रखना बेटा, जब भी रिलेशन का क्वेश्चन आए तो मेरी जो बच्चों को एडवाइस होती है
मेरी बच्चों का एडवाइस ये होता है कि बेटा हम क्या करेंगे, हम रिलेशन से क्वेश्चन के अंदर डिकेड वाइज पैराग्राफ बनाएंगे, डिकेड वाइज पैराग्राफ बनाएंगे। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो आप जाएं, मैंने जो मई जून 2025 का पेपर वन सॉल्व किया हुआ उसके अंदर मैंने पूरा रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया डिकेड वाइज पैराग्राफ के थ्रू। तो कोशिश करके बेटा क्या बनाना है, हमने डिकेड वाइज पैराग्राफ बनाना है, इससे हमारी आंसर बहुत नीट हो जाता है, नंबर वन। और आंसर में क्लैरिटी बहुत आ जाती है, नंबर टू। और ये आपके लिए याद करना भी क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो डिकेड वाइज पैराग्राफ के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है और अपने आंसर को डिकेड वाइज पैराग्राफ में बनाना है। सर इसका आंसर कैसे होगा, ये मैं आपको ग्रुप में लिखा लिखा भेज दूंगा, वरना मुझे अभी यहाँ पे सारा नोट डाउन करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो वो आप लोगों को ग्रुप में इंशाल्लाह मिल जाएगा, जो जो ग्रुप में है उसको वो चीज मिल जाएगी। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन 5 के ऊपर। डिस्क्राइब सज्जाद अली शाह रोल। ये हमारे पास जज थे, ये सारी कहानी पता है, नवाज शरीफ के साथ इनके जो मसले मसाइल हुए थे। 4 मार्कर्स तो मैं टाइम से बिल्कुल नहीं करूंगा। ओके। एक्सप्लेन वाई द रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान इम्प्रूव। ये वाला सवाल कर लेते हैं, अच्छा सवाल है, बच्चे से ना फंसते भी हैं। तो आ जाओ जरा इस सवाल को देखते हैं और फिर हम आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए इंप्रूव ड्यूरिंग 1990s। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन का मसला है नहीं। तो आ जाओ। 7 मार्कर है बेटा। तो हमें पता है हमारी जो प्रैक्टिस होगी 7 मार्कर के अंदर क्या है कि हम कितने पैराग्राफ लिखेंगे बेटा, 3 पैराग्राफ्स फॉर 7 मार्कर। इस बात को दिमाग में बिठा लें, क्या है, 3 पैराग्राफ्स फॉर 7 मार्कर्स। ओके, 3 पैराग्राफ 7 मार्कर के अंदर हम लोग बेटा क्या करेंगे, अपने बनाएंगे। तो आज जो पहले बात करें तो मैं पैराग्राफ 1 की। अच्छा, वाई द रिलेशन बिटवीन हमारे पास यूएसए इंप्रूव ड्यूरिंग 1990s। रीजन नंबर 1 क्या है हमारे पास, बोथ कंट्रीज जो थे हमारे पास, बोथ ऑफ देम वर विलिंग टू कम क्लोज। फिर हमारे पास नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, ये दोनों क्या होती है, ये इनकी मोस्टली प्रो वेस्ट पॉलिसी थी कि हम वेस्ट के क्या रहे, करीब रहे। सही है, ये बात होती है। उसके बाद क्या होता है, यूएसए ने क्या की, यूएसए ने अपनी मिस्टेक को क्या किया बेटा, एक्सेप्ट किया। यूएसए ने अपनी कौन सी मिस्टेक एक्सेप्ट की बेटा, 2 अमेंडमेंट्स हैं, एक है प्रेसलर अमेंडमेंट और एक है ब्राउन अमेंडमेंट। प्रेसलर अमेंडमेंट में क्या हुआ था, यूएसए ने पाकिस्तान को कहा था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, और अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो हम आपके ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर देंगे, जिस तरह ईरान के साथ हुआ है। तो पाकिस्तान ने बोला कि हम इस अमेंडमेंट में नहीं आना चाहते, यानी हम इस बात की क्लैरिटी नहीं दे रहे कि क्या हम न्यूक्लियर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो यूएस ने हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट लगा दी। प्रेसलर अमेंडमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, पाकिस्तान को मिलिट्री एड मिलना, इकोनॉमिक एड मिलना बंद हो गई, दो बातें। फिर पाकिस्तान से जो F-16 पाकिस्तान ने यूएस से खरीदे थे उनकी डिलीवरी भी यूएस ने रोक दी। फिर यूएस ने अपनी गलती मानी, प्रेसलर अमेंडमेंट को खत्म किया, ब्राउन अमेंडमेंट आई। ब्राउन अमेंडमेंट ये थी कि पाकिस्तान की थोड़ी बहुत एड खोल दी गई, पाकिस्तान को उन्होंने इकोनॉमिक और मिलिट्री एड थोड़ी बहुत देना शुरू कर दी, यानी कि अभी भी जिस तरह पहले दे रहे थे वैस तरह नहीं दे रहे, मगर फिर भी क्या हो गया, पहले से बेहतर हो गई। तो क्या हुआ, रिलेशन क्या होगा हमारे पास, बेटर हो गए। तो हम बताएंगे कि प्रेसलर अमेंडमेंट खत्म हो गई और हमारे पास ब्राउन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो गई। पहली चीज हमारे पास ये आएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, हम यार बताएंगे, बेनजीर भुट्टो जो थी बेटा, बेनजीर भुट्टो जो थी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विजिट किया था यूएसए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजिट किया यूएसए इन 1996 रिलेशंस को बेटर करने के लिए। इसके अंदर क्या हुआ भाई हमारे पास, इसके अंदर ये हुआ कि इसी के अंदर हमारे पास ब्राउन अमेंडमेंट साइन हुई थी। पहला वाला जो पैराग्राफ है वो इस बात का है कि यूएस को अपनी गलती की रियलाइजेशन हुई है। दूसरा पैराग्राफ जो है बेनजीर भुट्टो की इस कॉज की तरफ जो वक्त से जो उसकी मेहनत थी बेनजीर भुट्टो की, टू हमारे पास रिस्टोर द रिलेशन, वो आएगा। ओके, तो हम बताएंगे ब्राउन अमेंडमेंट क्या हुई हमारे पास, साइन हुई। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स भी मिले। सही है, एक बात ये आ गई। फिर क्या करेंगे, हम एक और बात देखेंगे, पाकिस्तान को हमारे पास $338 मिलियन का लोन मिला इन मिलिट्री सप्लाईज। सही है, ये वाली बात आएगी।
फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट पैराग्राफ जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा यूएस के एफर्ट्स की तरफ। एक ओवरऑल बात हुई, जनरलाइज बात, एक बेनजीर भुट्टो के एफर्ट हुए, अब एक एफर्ट आएगा बेटा मेरे पास किसका, यूएस का। तो हम बताएंगे यूएसए अक्नॉलेज कर रहा है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को, और यूएसए ने अपनी तरफ से कोशिश की, यूएसए के ओन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए। ये जो ओन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे इसके अंदर क्या हुआ, जो यूएस की बेटा फर्स्ट लेडी थी, इनका नाम था बेटा हमारे पास, जो फर्स्ट लेडी थी यूएसए की, इनका नाम था हिलेरी क्लिंटन। इन्होंने किया किया 1996 के अंदर पाकिस्तान का विजिट किया, जिससे हमारे पास क्या हुआ, जो रिलेशंस थे वो क्या हुए, फर्दर इम्प्रूव हुए। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, तीनों पैराग्राफ इससे किस तरह बनेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब आते हैं हमारे पास इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी द मेन इम्पैक्ट ऑफ अफगान मिरेकल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग जियाउल हक प्रेसिडेंसी वाज ऑन इट्स इकोनॉमी। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अब इस सवाल के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें शायद अफगान मिरेकल और जिया की और पॉलिसी की बात करनी है। नहीं बेटा, इसके अंदर अफगान मिरेकल और जिया की और पॉलिसीज की बात नहीं करनी। इसके अंदर हमने अफगान मिरेकल के जो इम्पैक्ट्स थे बेटा वो बात करनी है। अफगान मिरेकल के इम्पैक्ट्स किस किस चीज के ऊपर होंगे, पहले तो बात कर लेते हैं अफगान मिरेकल के इम्पैक्ट्स की। एक तो इसने बोल दिया कि किसके ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर। सही है, तो मेरा P1 बन जाएगा, मेरा P1 बन जाएगा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स। मेरा P2 बनेगा बेटा, एक तो अफगान मिरेकल का इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी के ऊपर, फिर उसके बाद अफगान मिरेकल का इम्पैक्ट हुआ बेटा पाकिस्तान की पॉलिटिकल इम्पैक्ट है इसका एक। फिर P3 में बताऊंगा बेटा इसका हमारे पास एक सोशल इम्पैक्ट भी था, पाकिस्तान की जो सोशल जो एनवायरनमेंट था उसको बहुत इसने इम्पैक्ट किया। और P4 में इसका एक पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा मिलिट्री इम्पैक्ट भी था। ओके, तो ये चार पैराग्राफ्स के बनेंगे, और P5 मेरा बनेगा इसके अंदर कंक्लूजन। सर इन इन इम्पैक्ट के अंदर क्या आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भाई बैठा है समझा रहा है। अच्छा, देखो P1 में इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है हमारे पास, बिल्कुल जनरलाइज बात बताऊंगा मैं आपको। पाकिस्तान को बेटा, पाकिस्तान को इसके अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान को हमारे पास मिल रही है 1.6 बिलियन डॉलर की क्या मिली है पाकिस्तान को, एड मिल रही है। पहला इम्पैक्ट ये हो रहा है, 1.6 बिलियन डॉलर की क्या मिल रही है बेटा हमें, एड मिल रही है। पहला पहला हमारे पास बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट क्या है, ये है। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, 1986 के अंदर क्या हुआ हमारे पास, 4.2 बिलियन डॉलर की एड मिली। 1986 के अंदर 4.2 बिलियन डॉलर्स की एड मिली, राइट। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, पाकिस्तान की जो जीडीपी थी बेटा वो हमारे पास 6.2% हो गई, हाईएस्ट इन द एशिया हो गई हमारे पास। सही है, तो ये क्या है हमारे पास, इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो रहा है। और इसको अगर आप जाएंगे आप जवाहर के टाइम पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके अंदर से आप इसका बहुत सारा और भी कंटेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे पास, रिलेशनशिप विथ यूएसए क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, स्ट्रांग हो रहा है। सही है, और क्या हो रहा है हमारे पास, पाकिस्तान जो है वो लीडिंग कंट्री बन गया है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो पूरा वेस्ट है, जितना भी वेस्ट है बेटा हमारे पास, वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं बेटा, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबको पाकिस्तान की जरूरत है। मगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखो इम्पैक्ट अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, याद रखना। सही है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशंस क्या हो गए बेटा, यूएसएसआर के साथ रिलेशंस क्या हो गए हमारे, डिटेरियो रेट हो गए, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट वॉर लड़ रहे हैं अमेरिका की साइड से। तो ये क्या है, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं। फिर आता है सोशल इम्पैक्ट्स के ऊपर, तो हमारे पास क्या हुआ, रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ मुल्क के अंदर हमारे पास। सही है, हमारे पास लॉ एंड
ऑर्डर के ऊपर इम्पैक्ट आया, हमारे पास ड्रग्स का यूज पाकिस्तान के अंदर बढ़ा, हमारे पास वेपन कल्चर पाकिस्तान के अंदर बढ़ा, हमारे पास बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट एंड किलिंग्स पाकिस्तान के अंदर बढ़ी। तो ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर था उसके ऊपर क्या हुआ, काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। ये क्या है इसका सोशल इम्पैक्ट। अब बात करते हैं हमारे पास मिलिट्री इम्पैक्ट की, दोबारा बताएंगे। 1.5 बिलियन डॉलर ऑफ एड, मिलिट्री एड थी, सही है। हमारे पास क्या हुआ, पाकिस्तान जो था लीडिंग मिलिट्री नेशन इन द रीजन बन गया, सही है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास पाकिस्तान के पास मॉडर्न वेपन्स आ गए, हमारे पास कराची जो था वो लीडिंग नेवल वो लीडिंग नेवल बेस बन गई हमारे पास। और क्या हुआ, पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने अदर मुस्लिम कंट्रीज को भी क्या किया, मिलिटरीली असिस्ट किया। तो ये क्या है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास सारे के सारे ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे इम्पैक्ट्स हैं किस चीज के, ये हमारे पास सारे के सारे इम्पैक्ट्स हैं जियाउल हक की अफगान मेरेकल के। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा पूरा लेक्चर फिनिश होता है। हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 सारे इन डिटेल डिस्कस किए हैं, जिनकी ज़्यादा डिटेल थी वो भी की है, और जिनके हमारे पास थोड़ा बहुत लिखे हो जाना था हमने वो सारा किया। सो हम अपनी क्लास पे फिनिश करते हैं और फिर मैं आप लोगों की बेटा क्वेरीज दे देता हूँ। ओके, बस गिव मी अ सेकेंड।